नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में खासा तैयारी की जा रही है। मंदिरों में विशेष रूप से फूलों के साथ साथ रंग बिरंगी बल्बें लगाई जा रही हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं। कृष्ण मंदिरों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है और भक्तों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए पर्दे भी खोले गए। सुबह मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर तक भगवान का अलौकिक रूप का श्रृंगार किया गया। इस दौरान सुबह भगवान की पूजा अर्चना और विशेष आरती भी की गई। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का चालबाज था। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के भेष में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हों, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालबांका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से,
उनके कृतित्व से, उनके शौर्य और पराक्रम से, और उस शौर्य और पराक्रम जो कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। हर दल आज जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जन्माष्टमी की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत खुशी से पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं और दुनिया में ये त्यौहार की तरह पूरे खुशी के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी ऐसा त्यौहार है, बहुत दिनों तक लोग इंतज़ार करते हैं कि जन्माष्टमी कब आएगी। भगवान कृष्ण को मानने वाले पूरे दुनिया में लोग हैं जो आज का त्यौहार बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। राजनीति का चक्र वहाँ पहुँच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। देखिए, यूपीएस और जितने भी संगठन हैं, जिन संगठनों से मेरी बात हुई थी और जिन संगठनों के कहने से पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था, न केवल प्रदेश की सरकार बनने के लिए हम लोग घोषणा पत्र में शामिल किया था, बल्कि दिल्ली की सरकार अगर बनती तो उसमें भी हम लोगों ने पहले की तरह जो ओपीएस थी उसी स्कीम के पक्ष में रखा था। हमें उम्मीद है आज नहीं कल जिस तरीके से जनगणना के लिए सब पक्ष एक हो रहा है, वैसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी सब लोग एक साथ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी यू टर्न लेने वाली पार्टी बनने जा रही है। ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले शुरू हुई राजनीतिक हलचल अब साख की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। लोकसभा की हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए होने वाली 10 सीटों पर चुनाव और अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाने का यह मौका है। अब तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी अपनी जीत दोहराने की चुनौती। यह रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का घमासान समाजवादी पार्टी ने किया
प्रत्याशी के नाम का ऐलान। यूपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक घमासान के साथ ही अब ये चुनाव सपा और बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है, जिसको लेकर सपा से लेकर बीजेपी दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम यूपी की 10 सीटों पर अपने रण में लगी है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश भी अपनी सफलता दोहराने के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल्कीपुर के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे। बहुत खुश थे, बड़ा उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। नाक और साग की इस लड़ाई में अव्वल दर्जे पर बनी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए जहां बीजेपी अभी भी फूंक फूंक कर कदम रखने का काम कर रही है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश ने भी मिल्कीपुर से अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर अपना पहला कदम चल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद की सीट से सांसद बनने के बाद अखिलेश के चहेते अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देकर जहां अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले की रणनीति पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो वहीं अवधेश प्रसाद की लोकप्रियता को भुनाने का भी काम किया है। बता दें कि सपा के अवधेश प्रसाद अयोध्या से 9 बार के एमएलसी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे के नाम पर फाइनल मुहर लगने के बाद इस सीट का रास्ता और भी कठिन हो गया है। तो वहीं सपा के नेताओं के बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट का रण जबरदस्त होने वाला है और इस चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित नेतागण आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी की बातों को सुना है और सबने इस बात का संकल्प लिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा के भारी बहुमत से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव बैठक कराई गई थी, जिसमें मिल्कीपुर के सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को आमंत्रित किया गया था और उनको जरूरी दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतराल से इस सीट को जीता था, हम उपचुनाव में भी उस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी जो लोकसभा चुने गए, वह सीट उनकी खाली हुई है और मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के परिवार पर भरोसा जताया था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उनके बेटे को लड़ा करके फिर से उन पर भरोसा जता रही है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ करके ये सीट फिर से जीतने का काम करे। हालांकि सपा के साथ ही जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेरी सीट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, ऐसे में ये साफ है कि सपा के लिए भी मैदान फतेह करना आसान नहीं होगा। तो कांटे की टक्कर के बीच अब ये देखना कि साख और नाक की इस लड़ाई में राजनीतिक का मैदान कौन मारता है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने को है। चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल है, तो वहीं सभी की नजर सबसे चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट को राम मंदिर बनने के बाद भी सपा ने जीत ली थी, जिसके बाद देश भर में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद सुर्खियों में रहे। तो वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव ने अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि रहीम रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़कर चले, तो आज सदियों से हम उनका स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। रहीम रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले, तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो राम कृष्ण की जय कहना होगा।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर बीजेपी में बवाल हो रहा है। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा कार्यालय से कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें कार्यकर्ता उम्मीदवारों की लिस्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल ये असंतोष की कहानी सोमवार को सुबह करीब 10 बजे तक शुरू हुई, जब बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें सभी 3 चरणों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में अवैध अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है, यहां तक कि इससे पुलिस भी नहीं बच पाई। दरअसल सूबे के सिद्धार्थनगर जिले में सोमवार को पुलिस पर ही बुलडोजर चला दिया गया। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित खजुरिया रोड का है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में कोतवाली पर ही कांड हुआ। इस दौरान पुलिस पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल प्रशासन ने कोतवाली के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया, जो कि कोतवाली का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के दायरे पर। तो वहीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पकड़ा गया रविकेश बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य 5 राज्यों में अपना मजबूत नेटवर्क फैलाकर वहां भी प्रमाण पत्र बनवाने का ठेका लेता था। व्हाट्सएप और अलग अलग मोबाइल नंबरों से बात किया करता था लोगों से। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर के जरिए एटीएस रविकेश तक पहुंची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां महिला अपराध जैसे मामलों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से नाराज संगठनों ने थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। दरअसल मामला 20 अगस्त का है, जब हरचंदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ उस समय गैंगरेप हुआ जब वो अपने पति को खेत में खाना देने जा रही थी। महिला अपराध जैसे मामलों पर पुलिस की लापरवाही सामने निकल कर आई। खबर सीतापुर से है, जहां सरकारी काम की पोल खुलने की रिपोर्ट सामने आई है। 2 माह पहले ही टंकी का निर्माण हुआ था और अब पानी का सप्लाई काम शुरू हुआ था। पानी सप्लाई के दूसरे दिन ही सीमेंट पिलर ओवरहेड टैंक जो है वो ढह गया। आपको बता दें कि निर्माण एजेंसी एनसीसी लिमिटेड ने 3,75,000 रुपए का निर्माण कराया था, जो अब ढह गया है। सीमेंटेड पिलर ढहने पर टंकी परिसर में मौजूद कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। आरोप यह भी है कि विभागीय कर्मचारी और ठेकेदार भ्रष्टाचार इसमें अपना छिपा रहे हैं और मोहली ब्लॉक के ककरहिया गांव का यह पूरा मामला है। तो वहीं बलरामपुर से भी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 2 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर रहे ये दोनों सॉल्वर पुलिसकर्मी निकले। वहीं बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटे तक इस मामले को छुपाए रखा। अगली खबर अयोध्या से है, जहां से सरयू नदी में उफान के चलते 6 माह के बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक रामचंद्र यादव सरयू की उफनती लहरों पर बिना लाइफ जैकेट के अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दिया और आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है और कई हिस्से में बाढ़ की चपेट में जो है वो कई हिस्से आ चुके हैं। अगली खबर अमरोहा से है, जहां चोरी का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पेट्रोल पंप से बैटरी इन्वर्टर की चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने 48 घंटे में चोरों को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने उनके पास से 9 बैटरी इन्वर्टर, एक बाइक, तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ये बड़ा खुलासा किया है। जी, गजरौला पुलिस सर्विलांस एवं एसओजी के सहयोग से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर
बैटरी, इन्वर्टर एवं पैसे ले जाने की घटना सामने आई थी। इसका सफल अनावरण 48 घंटे के अंदर कर लिया गया है। इस घटना में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, एक बाइक, तमंचा एवं 9 बैटरी इन्वर्टर रिकवर कर लिए गए हैं। 3 व्यक्ति अभी वांछित है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां जेएन मेडिकल कॉलेज में आए दिन मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इसी बीच डॉक्टर और मरीजों के बीच हाथापाई हुई। घटना के बाद डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के चलते आने वाले मरीज वापस लौट रहे हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है। सबसे ये कह दिया अपने अपने मरीजों को अर्बन में लेके जाओ या कहीं भी, यहाँ कोई डॉक्टर देखेगा नहीं। क्यों ये बता रहे, क्यों नहीं देख रहे? हड़ताल पे है। हड़ताल पे डॉक्टर चले गए जी हाँ, यहाँ इमरजेंसी में कोई नहीं देखेगा, कहीं भी जाओ लेके अपने मरीज सबको निकाल दिया। आधे इलाजों से, आधे परेशानियों से भाग रहे हैं पब्लिक और कोई नहीं देख रहा। क्या बात हुई, क्यों नहीं देख रहे? हमें कोई पता नहीं चली। यहाँ का भी गेट लगा दिया और अंदर के भी गेट लगा दिया, बस भीड़ जमा देखी थी, ये पता नहीं चली बात क्या हुई है। मरीज लौट के जा रहे हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।